हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उसके प्रॉपर्टीज, उसके नेचर, उसके टाइप्स के बारे में। छोटा सा टॉपिक है तो ज़्यादा समय लेगा नहीं, बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। और इसके ऊपर कई बार सवाल बन जाते हैं। इनफैक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, जगह जगह हाइड्रोजन बॉन्ड के कॉन्सेप्ट हम लोग को लगाने होते हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, कब बनता है, कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले समझिएगा कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज्ड बाय अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, मतलब दो अलग अलग अगर परमाणु है, मान लो ए और बी, और दोनों के बीच में क्या बना है, दोनों के बीच में बन रहा है दोस्तों बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कब किस कंडीशन में किस नेचर का होगा ये आप लोग को बताना है। मतलब कि दो परमाणुओं के बीच बनने वाला ये जो बंध है ना, ये उनके अंतर आणविक आकर्षण बल के या उससे जो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बार बार कहा है कि किसी बंध को बनाने और बंध को तोड़ने में हमेशा ऊर्जा एक समान लगती है। मतलब बॉन्ड एसोसिएशन और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको बाइंडिंग या डिसोसिएशन एनर्जी के नाम से भी इंग्लिश में जानते हो, बंधन ऊर्जा या वियोजन ऊर्जा, ये अक्सर एक बराबर ही होती हैं। बस मुद्दा ये होता है ना कि जब भी हम लोग बॉन्ड जोड़ते हैं, आप सबको पता है हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, है ना। और बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी एक्सेप्ट करते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और बॉन्ड जब आपस में जुड़ेंगे तब वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो बस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण ही बोल रहा है कि दो एटम एक दूसरे के पास आएंगे, अंतराणविक आकर्षण बल लगेगा, वो लोग आपस में जुड़ेंगे तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल में कभी भी दिक्कत हो ना, सूरज चाचा को याद कर लिया करो, ठीक है भैया। सूर्य जो है वहां पर हाइड्रोजन जुड़ के हैवी न्यूक्लियस से ड्यूटेरियम बना रहे हैं, ड्यूटेरियम आपस में जुड़ के हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है ना वहां पे। तो हाइड्रोजन नहीं जुड़ते हैं, ठीक है, ड्यूटेरियम के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ड्यूटेरियम एटम्स हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। वहां बॉन्ड जुड़ रहा है, बॉन्ड जुड़ रहा है, इसलिए एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। चलो ठीक है। अगर मान लो हमारी जो एनर्जी रिलीज है, अगर प्यारे साथी वो 5 किलो जूल पर मोल से कम आती है, 5 किलो जूल पर मोल से कम आती है, तो उस समय बॉन्ड का क्या टाइप होगा, तो वो जो बॉन्ड बनता है वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनता है। और इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं वॉन डर वॉल बॉन्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे वॉन डर वॉल बंध। बेसिकली आप देखिए जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड होते हैं ना, वो 3 टाइप के लिए जाते हैं, वॉन डर वॉल फोर्स, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स, मतलब द्विध्रुव अन्योन्य प्रतिक्रिया, और तीसरा आता है लंडन फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये चारों के चारों क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पे या मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के एग्जांपल में ले जाते हैं। चारों ही क्या हैं, वीक फोर्सेस हैं, कमजोर बल हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरा रिलीज्ड एनर्जी की वैल्यू 5 किलो जूल पर मोल से कम आएगी तो क्या बनता है, वॉन डर वॉल बॉन्ड बनता है या वॉन डर वॉल अट्रैक्शन फोर्स रहता है। और अगर रिलीज्ड एनर्जी की वैल्यू 5 किलो जूल से 45 किलो जूल पर मोल के बीच में आती है, तब याद रखना, तब बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनता है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। और अगर आपकी एनर्जी, दो एटम के बीच की एनर्जी क्या है, 45 किलो जूल पर मोल से ज्यादा है, तो उस समय हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनने लगेगा, आयोनिक बॉन्ड बनने लगेगा, जिसको हम लोग ऑलरेडी क्या किए हैं, देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन। तो केमिकल बॉन्डिंग में जो बॉन्ड्स हैं कितने टाइप के होते हैं, तो ये मैं पहले ही आप लोग को बता चुका हूं। बेसिकली हम लोग 3 टाइप के बॉन्ड लेते हैं। कोवलेंट मतलब सहसंयोजी, जो इलेक्ट्रॉन के इक्वल शेयरिंग से बनता था। कोऑर्डिनेशन मतलब उपसहसंयोजी, जो इलेक्ट्रॉन्स के या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अनइक्वल शेयरिंग से बनता था। और एक था आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जो हम लोग इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनाते थे। ये सबसे पहले क्लास में क्लियर हो चुका है। आज मैंने आप लोग को 3-4 अलग और भी बॉन्ड्स के बारे में बताया, या अट्रैक्शन फोर्स के बारे में बताया, जिनको मैंने नाम दे दिया मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, लंडन डिस्पर्जन फोर्स, आपका डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और आपका वॉन डर वॉल, ये 4 मॉलिक्यूलर फोर्सेस या मॉलिक्यूलर बॉन्ड के तौर पे लिए जाते हैं। हमसे पूछा यह गया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब मैथमेटिकली एग्जिस्टेंस में आता है, कब गणितीय रूप से अस्तित्व में आएगा, तो जब आपकी एनर्जी लेवल 5 किलो जूल से 45 किलो जूल पर मोल के बीच में आती है, तब कौन बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, यह बात अब आप लोगों को क्लियर हो गई। अब मुद्दा यह है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है,
क्या हाइड्रोजन किसी के साथ बॉन्ड बना ले उस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलोगे? जैसे मैं कहा यहाँ पे एक बात बोलता हूं कि मान लीजिए मैंने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऐसे बॉन्ड बनाया है मीथेन के स्ट्रक्चर में, तो आप बताओ कि क्या ये वाला जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, अरे हाइड्रोजन का बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है दोस्तों, क्या इस बॉन्ड को मैं हाइड्रोजन बॉन्ड नाम दूं? तो बिल्कुल नहीं, इसको मैं हाइड्रोजन बॉन्ड नाम नहीं दूंगा। यही बात तो आप लोग को सीखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब, अब आप आगे से एकदम याद रख लेना, नोट करके यहां पर मैं पॉइंट लिखवा दे रहा हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड ये जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? तो सर हाइड्रोजन का ही बॉन्ड, पर किसके साथ? तो जो पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे कि कौन? सर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही तो टॉप 3 नेगेटिव एलिमेंट है। इनके बीच में हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्डिंग होती है ना, तब इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और प्यारे साथियों याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड को बेसिकली डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट लाइन, इसलिए मैंने भी क्या कर दिया? डॉट लाइन। तो कब बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड? ये बात सब लोग को समझ में आ गई होगी कि भैया हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब बिल्कुल हाइड्रोजन का बॉन्ड, बट किसके साथ? तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, टॉप 3 नेगेटिव एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तब अस्तित्व में आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, किसके साथ बनता है, ये 2 पॉइंट आप लोग समझ गए। चलिए अब ध्यान से देखेंगे एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्ड का जो डेफिनेशन है कि वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड ये एक्चुअल में आर लिखा गया है, ठीक है, एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात मैंने अभी भी आप लोग को क्रिस्टल क्लियरली एक्सप्लेन कर दी कि हाइड्रोजन का फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके साथ जो बॉन्ड बनेगा दोस्तों, ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यही बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। आया बात समझ में? चलो ध्यान देना, तो मैं यहां पर कुछ आपके बीच में ना एग्जाम्पल रखता हूं, चलो सुनना। चलिए देखेंगे, मैं जैसे आपसे बोल रहा हूं यहां पर HCl है, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर हमारा H2O है, ओके, ये भी ठीक है। और यहां पर मेरा HF है, क्या है? HF है। चलो ध्यान से सुनो, यहां पर जो HCl के बीच में ये मान लो अगर मैं बॉन्डिंग करता हूं, क्या ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है? तो सर नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है ड्यू टू बिगर साइज। अपने बड़े आकृति के कारण या आकार के कारण जो क्लोरीन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं कर पाता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? उसी की फैमिली का फ्लोरीन कर लेगा, पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये लोग हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोला ना, इन तीनों के साथ बस आप चेक करना। अच्छा, क्या यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की चांसेस है? सर बिल्कुल है सर, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की चांस है, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन अभी किससे कनेक्ट हो रहा है? सर ऑक्सीजन, फ्लोरीन से तो पहले से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड हो रहा है? ऑक्सीजन से। और आपको पता है ऑक्सीजन एक नेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड, नया बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड क्या कहलाएगा आप लोग का? हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जाना जाएगा। तो कब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, कब नहीं बनता है, ये बात मुझे लगता है अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स। ठीक है, सिस्टम से पढ़ो। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब आपकी जो 2 एटम के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स है, उसमें जो रिलीज्ड एनर्जी है, अगर वो 5 से 45 किलो जूल पर मोल के बीच में आती है, तब हाइड्रोजन बॉन्ड मैथमेटिकली एग्जिस्टेंस में आएगा। और बाकी किन एलिमेंट के साथ बनती है, तो ये बात भी क्लियर है। अब मुद्दा ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होते कितने टाइप के हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली 2 टाइप के लिए जाते हैं, 2 प्रकार के लिए जाते हैं। पहला आता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के नाम से जानेंगे। और दूसरा आता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर में आप लोग बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप लोग को ये सारे रिएक्शंस, क्या है इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्या है इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये सारी चीजें वहां पर रिपीट करती हैं। तो आज जो सीखेंगे वो वहां पर यूज करेंगे। ओके, पहला वाला मैं क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
नाम है इंटरमॉलिक्यूलर, पर याद रखना इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है अंतर आणविक, का मतलब होता है अलग अलग एटम के बीच में होना बॉन्डिंग का। अलग अलग एटम रहेंगे या अलग अलग मॉलिक्यूल्स या अलग अलग कंपाउंड रहेंगे। अब वो कंपाउंड सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया वाटर का HF के साथ मैंने बॉन्डिंग किया। जब वाटर का HF के साथ मैंने बॉन्डिंग किया तो दो अलग अलग कंपाउंड ले रहा हूं ना, एक H2O ले रहा हूं और एक HF ले रहा हूं। तो इस दौरान जो बॉन्ड बना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना, उस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड को आप क्या बोलोगे? इंटरमॉलिक्यूलर। अच्छा, एक वाटर के बगल में एक दूसरा वाटर का एटम ले लूं, मॉलिक्यूल ले लूं, सॉरी, एक वाटर है दूसरा वाटर है, यहां पर सेम सेम टाइप के मॉलिक्यूल या कंपाउंड जरूर आ रहे हैं दोस्तों, पर वो भी दो तो आ रहे हैं ना, दो से ज्यादा आ रहे हैं ना। जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल या कंपाउंड यूज करेंगे, चाहे वो सेम हो चाहे वो अलग अलग हो, मतलब H2O विथ H2O या H2O विथ HF हो, जब अलग अलग हमारे मॉलिक्यूल या कंपाउंड आते हैं ना दोस्तों, तो उस समय कौन सा बॉन्ड बनता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। मैंने दोनों ही लैंग्वेज का पूरा ख्याल रखा है, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी भी लैंग्वेज के स्टूडेंट को मेरी क्लास में कोई दिक्कत होने वाला है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि भैया यहां पर दो अलग अलग लोग या सेम सेम जो भी हो रहा है ना, उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ये जो बॉन्ड रहेगा ना, स्ट्रांग बॉन्ड रहेगा। और अगर ये स्ट्रांग बॉन्ड रहेगा तो उसके बॉइलिंग पॉइंट को, मतलब क्वथनांक को क्या करेगा? बढ़ा देगा। और अगर मान लो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, फॉर एग्जांपल समझना, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, बचपन से ये बात हम जानते हैं। मैंने कुछ वाटर में ऐसी चीजें ऐड की जिसके कारण उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 की जगह पे दोस्तों 120 डिग्री सेल्सियस हो गया है। समझना बात को। तो पहले अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस उसको हीट देता था तो जो जल था वो वाष्पीकृत होने लगता था। अब बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब कि अब अगर मैं 110 डिग्री सेल्सियस भी सप्लाई करूंगा, 100 की जगह 110 सप्लाई कर रहा हूं, फिर भी क्या वो बॉयल होगा? क्या नहीं होगा, वो या इवोपरेट नहीं होगा। तो यही बात समझनी है कि अगर बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर या वेपर फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा, वाष्प का निर्माण हो ही नहीं रहा है, इसीलिए वो लेस वोलेटाइल हो जाता है। वोलेटाइल का मतलब वाष्पीकृत होना। तो यहां पर तो वाष्पीकृत घट गया ना, क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, 100 की जगह 120 हो चुका है, तो 110 सप्लाई करोगे तो भाप बनना ही नहीं है, मतलब लेस वोलेटाइल हो गया, अवाष्पशील प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो याद रखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में 3 पॉइंट, डिफरेंट टाइप या सेम अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है ये बॉन्ड। दूसरा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसीलिए कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक की वैल्यू को बढ़ा देगा। और बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है तो जो वोलेटाइल कैरेक्टर है, जो वाष्पशील गुणधर्म है, वो घट जाएगा। वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्लियर? चलो कुछ एग्जांपल्स देख लो। जैसे ये वाटर है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है। जानबूझ के मैंने अलग अलग कलर से रख दिया है। यहां पर वाटर ही है, सारे मॉलिक्यूल्स क्या है? सेम टाइप के हैं दोस्तों, बट सेम मॉलिक्यूल है पर अलग अलग है। ये सफेद पानी है, ये मेरा पिंक पानी है। समझ में आ रहा है ना? है पानी ही, है वाटर ही, बट जब दो या दो से अलग अलग मॉलिक्यूल्स, चाहे वो सेम आए चाहे डिफरेंट आए, तो उनके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देंगे सर? जैसे देखो, इसका ऑक्सीजन इसके वाटर हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, सिमिलरली इसका ऑक्सीजन सामने वाले के हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे ऑक्सीजन पे पार्शियली माइनस, हाइड्रोजन पे पार्शियली प्लस, फिर इस ऑक्सीजन पे पार्शियली माइनस, इस पे पार्शियली प्लस। यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो जो नेगेटिव एलिमेंट होता है उस पे पार्शियली माइनस आता है, और जो पॉजिटिव एलिमेंट आने लगता है उस पे पार्शियली क्या आता है? प्लस चार्ज क्रिएट होता है। समझ में आई बातें सभी लोगों को? तो यहां पर एक बात समझना मेरे प्यारे साथियों, कि एक वाटर का मॉलिक्यूल देखो, ये जो एक वाटर का मॉलिक्यूल है ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? तो सर इसका एक तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है दूसरे के ऑक्सीजन के साथ, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से दिख रहा है हम लोग को। इसी वाटर मॉलिक्यूल, इसी पिंक वाटर में है ना, उसका ऑक्सीजन भी तो किसी दूसरे के हाइड्रोजन से भी तो जुड़ रहा है। अरे एक ही घर में भाई बहन दोनों हैं, तो अगर बहन की शादी, कन्या की शादी किसी वर से हो रही है तो वर की शादी किसी कन्या से भी तो हो रही है। अभी भी क्या हो रहा है? दो लोग एंगेजमेंट में आ रहे हैं ना। तो इसीलिए यहां पर याद रखना कि अगर बात होगी वाटर की, किसकी बात होगी? वाटर मॉलिक्यूल की बात होगी। तो भैया कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं? एक वाटर मॉलिक्यूल
इन वन वाटर मॉलिक्यूल, ऐसा लिखता हूं मैं कि एक जल के अणु में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अरे यार फिर वाटर लिख दिया, इन वन वाटर मॉलिक्यूल लिखना था भाई। इतना इंग्लिश सब लोग समझ रहे हो है ना भाई। एक जल के अणु में हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी होती है सर? तो साफ दिख रहा है, एक इधर से एक इधर से। कितने? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। इसके ऊपर सवाल पूछ चुका है इसलिए मैंने यहां पर रिलेट कर दिया। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है दोस्तों, ये किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड बना है? तो साफ समझ में आ रहा है कि सर 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बना है। दैट्स वाई ये है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ। ठीक, चलो यहां देखो, क्या यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस है? बिल्कुल है सर। इसका जो नाइट्रोजन है सामने वाले अमोनिया के हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और यहां पर 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए यहां पर जो हमारा बॉन्ड बना ये कौन सा बॉन्ड रहेगा सर? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। सिमिलरली आगे ऐसा और चल रहा है, सिमिलरली आगे ऐसा और चल रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि एक पूरा का पूरा सीक्वेंस तैयार हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ठीक, HF के बारे में जान लेना। जिगजैग स्ट्रक्चर बनाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी बोल सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कहानी में क्या ट्विस्ट है? इसका फ्लोरीन अगले वाले के हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। सिमिलरली इसका फ्लोरीन अगले वाले, इसलिए व्हाइट और पिंक अलग अलग करके मैंने दिखाया है आप लोग को। तो साफ साफ दिख रहा है ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बन रहा है ना। तो इसी स्ट्रक्चर को तो आप लोग जिगजैग स्ट्रक्चर का नाम देते हो ना भाई। इसी स्ट्रक्चर को आप लोग क्या नाम देते हो? जिगजैग स्ट्रक्चर। तो इन तीनों ही कंपाउंड में हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। किस नेचर के हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर का कंडीशन यही है कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स चाहे वो सेम नेचर के आए, जैसे ये भी अमोनिया है ये भी अमोनिया है, 2 अलग अलग लिया है ना, इसलिए एक को पिंक और एक को व्हाइट कर दिया ना मैंने। 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स यूज करने हैं, चाहे वो सेम आ जाए चाहे वो अलग आ जाए। ठीक है, जैसे अभी हम पीछे वाला एक एग्जांपल कराया था यहां पर आप लोगों को। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ये इंटरमॉलिक्यूलर है कि इंट्रामॉलिक्यूलर है? सर इंटरमॉलिक्यूलर ही है, अंतर आणविक है। भले ही यहां पर, क्योंकि यहां पर देखो वाटर है और यहां कौन है? HF है। 2 अलग अलग मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूं जो नेचर वाइज भी अलग है। तो इसलिए अलग अलग जब भी अणु आए या यौगिक आए उस समय हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब चलो यहां पर देख लो पैरानाइट्रोफिनॉल। इसके ऊपर ना आप लोग का सवाल पूछ चुका है, IITs भी पूछ चुका है, नीट भी पूछ चुका है। ठीक है, इंडिया के बड़े बड़े एग्जाम में ये सवाल रिपीट कर चुका है, आप लोगों के एग्जाम में भी ये चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, तो पैरानाइट्रोफिनॉल किस टाइप की बॉन्डिंग करता है? ध्यान समझेंगे, अभी बात हो रही है पैरानाइट्रोफिनॉल की। आगे चल के मैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल भी आपके सामने लाने वाला हूं, तो इसीलिए तो ये कंफ्यूज करता है। पैरा और ऑर्थो होने से जज्बात और हालात बदल जाते हैं दोस्तों। तो समझना, पैरानाइट्रोफिनॉल है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना है, मतलब यहां पे +4 चढ़ा दो। अच्छा, ये फिनॉल था, फिनॉल का हाइड्रोजन नाइट्रोजन के अगले वाले ऑक्सीजन एटम जो है ना नाइट्रोजन पे, उस पे माइनस चार्ज ले रहा हूं भाई। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रहता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड बच गया। मैंने बोला था ना एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उपसंयोजी बॉन्ड डबल बॉन्ड के बराबर है, उसमें अगर मैं एक को हटा रहा हूं तो भैया ऑब्वियस सी बात है प्लस और माइनस चार्ज तो चढ़ाना पड़ेगा ना, बस वही तो मुद्दा है और तो कुछ है नहीं। तो भैया यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सर सीधे सीधे इसका हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। क्या बना दिया? हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स में बन रहे हैं, भले ही वो सेम जैसे दिख रहे हैं। तो इसलिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड बना है दोस्तों? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। ठीक, ऐसे ही पैराफ्लोरोफिनॉल अगर रहेगा तो पहले वाले कंपाउंड का ऑक्सीजन फिनॉल का हाइड्रोजन दूसरे वाले कंपाउंड के फ्लोरीन से जुड़ जाएगा, फिर दूसरे वाले कंपाउंड का हाइड्रोजन तीसरे वाले कंपाउंड के फ्लोरीन से जुड़ जाएगा। और इस टाइप से हमारा क्या जनरेट हो रहा होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि 2 अलग अलग हमने क्या लिया है? यौगिकों को लिया है, चाहे वो भले ही सेम नेचर के दिख रहे हैं, दोनों ही पैराफ्लोरोफिनॉल ही आए हैं। ठीक, चलिए, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, कैसे बनता है, सब क्लियर है। सेकंड पार्ट पे आते हैं, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कि अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। अब इसमें क्या होता है? तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, कंपाउंड एक ही रहेगा, बट
उसी के अलग अलग एटम्स आपस में एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करेंगे और क्या बना लेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब घर की बात घर में रह जाना। जैसे होता है ना, इंडिया में बहुत सी ऐसी कम्युनिटी है, पिछले क्लास में भी बोला था कि उनका आपस में ही शादी ब्याह हो जाता है, तो आपस में ही जो खानदान रहता है उसी खानदान की कन्या उसी खानदान के किसी वर के साथ ब्याह दी जाती हैं, है ना। बहुत से कम्युनिटीज में ऐसा होता है भाई। तो वो समझ लो कि ऐसा इंट्रामॉलिक्यूलर मैरिज हो रहा है। वो क्या हो रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर मैरिज। कंपाउंड एक ही रहेगा, उसी के दो अलग अलग एलिमेंट रहेंगे और आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। तो यहां पर एक ही कंपाउंड के भिन्न परमाणु रहते हैं, इसलिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में ना एक ही मोल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एक ही बार बनता है, 10 बार नहीं बनता। अच्छा, जो इंटरमॉलिक्यूलर था ना वो इंट्रामॉलिक्यूलर से स्ट्रांग है। वो क्या है, स्ट्रांग है। अब जैसे होता है ना, जैसे मैंने आप लोग को बोला कि अगर इंट्रामॉलिक्यूलर ब्रीडिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे कई बार क्या होता है ना कि पहले जो ट्राइब्स थे, ठीक है, तो उन लोग में कबीले वाला सिस्टम चलता था और एक कबीला दूसरे कबीले से बिल्कुल भी गुस्सा खाया रहता था। तो ऐसे में क्या होता था ना कि उनका जो प्रजनन भी होता था, कबीले वाले आपस में ही रहते थे, तो ऐसे में क्या होता कि डिफरेंट टाइप की क्रॉसिंग नहीं होती थी, इसीलिए बहुत हद तक उनमें कुछ ना कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर मिल जाता था। जैसे सिकल सेल की बीमारी है, तो सिकल सेल की बीमारी का मतलब ही क्या है कि भैया वो सिकलिंग जो है वो क्रॉस प्रॉपर नहीं हुआ, दैट्स वाई वो बीमारी सामने आई और वंशानुगत हो जाती है। उसका तोड़ यही है कि आप लोग क्या करेंगे, उसमें दूसरे ब्रीड से उसकी क्रॉसिंग कराएंगे। तो यहां पर वही सिस्टम हो रहा है। बायोलॉजी थोड़ा ज्यादा हो गया, केमिस्ट्री में आ जाओ कि भैया इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या हो रहा है, एक ही घर के लोग आपस में, एलिमेंट आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग कर ले रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो बॉन्ड बनेगा ना, इससे जो नई ब्रीड पैदा होगी वो थोड़ी कमजोर रहेगी। वो क्या रहेगी, कमजोर रहेगी। अगर बॉन्डिंग का बॉन्ड स्ट्रेंथ ही कमजोर है, इंटरमॉलिक्यूलर वालों से इंट्रामॉलिक्यूलर वाले कमजोर रहेंगे, इसका मतलब कि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी घटा देंगे ये लोग। कमजोर बॉन्ड मतलब जल्दी वेपराइज होगा, जल्दी बॉयल करेगा, है ना, लो टेम्परेचर पे। दैट्स वाई इसमें बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर में अलग अलग क्रॉस होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाती है। या अब सोचो, बॉइलिंग पॉइंट अगर क्वथनांक घट रहा है, इसका मतलब कि वोलेटाइल कैरेक्टर, वाष्पशील गुणधर्म बढ़ेगा, है ना। जो पहले 100 डिग्री पे वाष्पीकृत हो रहा था, अब 80 पे हो रहा है। तो भैया 100 अगर टेम्परेचर सप्लाई करूंगा तो भनभना के पूरा भाप बन जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए वो उसकी वोलेटाइल नेचर बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन। चलिए नेक्स्ट इधर आ जाइए। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे, जैसे ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। देखो आपसे ये सवाल कर सकता है, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल और पैराफ्लोरोफिनॉल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो अभी अभी आपने देखा था दोस्तों कि भैया जो पैराफ्लोरोफिनॉल था उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बन रहा था। और ऑर्थो वाले में क्या बन रहा है, ऑर्थो वाले में साफ साफ दिख रहा है सर, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है सर, इंट्रामॉलिक्यूलर है। कैसा है सर, इंट्रामॉलिक्यूलर है। तो आप मुझे बता दीजिए कि आपसे पूछा गया किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर वालों का इंट्रामॉलिक्यूलर वालों से ज्यादा होता है। दैट्स वाई पैराफ्लोरोफिनॉल की जो बॉइलिंग पॉइंट आएगी, मतलब जो क्वथनांक आएगा, वो ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल से ज्यादा आएगा। अब रिलेट तो कर ही पा रहे हो ना। दूसरा एग्जांपल आप देख लो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब यही चीज आपसे पूछ देता कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और यही पूछा है आईटीज में, ये पूछ चुका है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन ज्यादा वोलेटाइल है और क्यों, किसका वाष्पशील गुणधर्म ज्यादा है और क्यों। तो भैया यहां पर साफ दिख रहा है कि ये जो है ना, एक ही कंपाउंड इस बार एक ही है, इस बार कंपाउंड अलग अलग नहीं है। और एक ही कंपाउंड के दो लोग आपस में क्या कर रहे हैं सर, एक ही कंपाउंड के दो एलिमेंट आपस में बॉन्डिंग कर ले रहे हैं। इस टाइप की बॉन्डिंग से क्या बनता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि उसके बॉइलिंग पॉइंट को घटा देता है, इसलिए वोलेटाइल कैरेक्टर, वाष्पशील गुणधर्म को बढ़ा देता है। तो अगर पूछा जाए ज्यादा वोलेटाइल कौन है, तो ऑर्थो वाला। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो पैरा वाले का। ठीक, उल्टा सोचना है। ओके, तो इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब ये होता है कि एक ही कंपाउंड एक ही रहेगा, उसी के दो अलग अलग एटम आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड कर लेंगे। सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहां का ऑक्सीजन और यहां का हाइड्रोजन, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हुआ, एक ही मोल बनेगा यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है,
चलिए, तो इंटरमॉलिक्यूलर क्या है, कैसे काम करता है, होप सो यहां तक की बातें आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं, मतलब हाइड्रोजन बंध के क्या क्या गुणधर्म है। पहला गुणधर्म आप देख रहे हैं कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड H2O इज लिक्विड बट H2S इज ए गैस। ध्यान से समझेंगे, एग्जाम्पल को मैं थोड़ा रिलेट कराता हूं। वाटर एक लिक्विड है, बिल्कुल है सर। अगर मैं एक वाटर को दूसरे वाटर के साथ अगर बॉन्डिंग कराने जाऊंगा, तो मैंने पहले ही आप लोग को ये चीजें दिखा रखी थी कि एक वाटर दूसरे वाटर के साथ क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है सर? बिल्कुल बनाता है। किस नेचर का बनाता है सर? तो वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। इसीलिए जो वाटर है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना, तो थोड़ा सा मॉलिक्यूलर बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग माना जाता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्ट्रांगली अटैच करके रख रहे हैं। अब स्ट्रांगली अटैच करके रख रहे हैं, एकदम ज्यादा नहीं बट मीडियम साइज में। इसलिए वाटर क्या है? अरे देखो, सबसे ज्यादा स्ट्रांग अटैच कौन होता है? सॉलिड, ठोस। उसके बाद कौन आता है? लिक्विड, मतलब द्रव। और सबसे कम होता है गैस। इसलिए गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली इधर उधर भागते रहते हैं, उनका कोई शेप साइज नहीं होता। क्लियर हो रहा है बात? तो भैया वही चीज है ना, H2S के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड कभी बनाता ही नहीं है ना। तो H2S हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो वीक रहेगा करके वो गैस स्टेट में रहेगा। वहीं वाटर क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। जल पीते हैं ना आप लोग, ठीक है। एक विवाह मूवी में एक एक्ट्रेस थी, जल जल पिला पिला के खुद ही जल गई। मजाक कर रहे थे यार, ठीक है। आइए, एल्कोहल, अमोनिया और कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। भैया ध्यान से देखो, क्या अमोनिया वाटर में सॉल्युबल है? याद रखना। चलो मैं यहां पर एक पॉइंट करा दूं पहले, उसके बाद में आप लोग को ध्यान से मैं कुछ नोट करा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। नोट में याद रखना कि जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, जो विलयता होती है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर बोल लो या पोलर कंपाउंड बोल लो, क्योंकि वाटर अपने आप में एक पोलर कंपाउंड है, ध्रुवीय यौगिक है, ठीक है। ध्रुवीय यौगिकों में जो विलयता है या जो सॉल्युबिलिटी है, वो सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के। जिसका हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा बनता है, या जिस यौगिक में हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, वो पक्का वाटर में सॉल्युबल होगा, पक्का वाटर में सॉल्युबल होगा। और जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, वो उतना जल्दी सॉल्युबल होगा। दो कंडीशन है, एक तो सॉल्युबल होगा नहीं होगा वो पता कैसे करना? हाइड्रोजन बॉन्ड की मौजूदगी से। और कौन जल्दी सॉल्युबल होगा, कौन धीरे धीरे सॉल्युबल होगा, वो पता होता है हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या से। जिसके पास जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे होंगे, स्वाभाविक सी बात है उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, अगर दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, मैं ग्लूकोज लिया और मैं शक्कर लिया, ठीक है, दोनों के दोनों ही आपको पता है सुक्रोज से ही बन रहे हैं, या जैसे भी है फ्रूट जो भी है। ग्लूकोज और शक्कर में ज्यादा जल्दी कौन डिजोल्व होता है? तो आप सबको पता है कि भैया ग्लूकोज जल्दी डिजोल्व होता है, थोड़ा सा उसको शेक करते हैं वो डिजोल्व हो जाता है। क्यों? कारण यही है, बिकॉज ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड की जो नंबर है, वो शक्कर के स्ट्रक्चर की हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या से ज्यादा आ रही होगी, इसलिए वाटर में वो जल्दी घुल रहा है। याद रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब ध्यान समझो, क्या अमोनिया वाटर में डिजोल्व है या नहीं हो सकता है? तो भैया अमोनिया वाटर में तभी डिजोल्व हो पाएगा जब क्या हो दोस्तों, जब ये मेरा वाटर है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बने। तो क्या अमोनिया और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है सर। इनफैक्ट एक अमोनिया और आगे रख दूंगा ना, अरे देखिए यहां पर एक अमोनिया और रखा गया, तो यहां भी क्या वाटर बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है क्या? बिल्कुल बना रहा है सर। यहां ऑक्सीजन और ये बन तो रहे हैं। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब अमोनिया, ठीक है, अमोनिया जो है वो वाटर में सॉल्युबल है, क्योंकि जो भी कंपाउंड वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, मतलब वो वाटर में विलय होगा, ठीक है। चलो, ऐसे ही मान लो हमारा एल्कोहल रहता, ठीक है। यहां पर मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, एल्कोहल है, लाइक ROH है, ठीक। ROH को अगर मैंने वाटर में डुबाने की हिमाकत कर दी, ठीक, क्या यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का चांस है दोस्तों? है ना।
एल्कोहल का ऑक्सीजन वाटर के हाइड्रोजन के साथ क्या बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब आप तत्काल प्रभाव से समझ गए कि सर एल्कोहल भी जल में विलय होता है, मिलाकर ही तो पैग बनता है ना। वाटर को ध्यान समझेंगे, इथेनॉल को पानी से मिलाएंगे तो क्या होगा, C2H5OH जो एल्कोहल है, अगर मैं उसको पानी से मिला दूं तो क्या बनता है या क्या होगा, बोलोगे मजा आ जाएगा सर, है ना, समझ रहा हूं मैं। इथेनॉल को पानी में मिलाएंगे मजा आ जाएगा। जैसे मेरे एक दोस्त थे 10th के प्रैक्टिकल में, उनसे पूछा गया कि प्रिज्म को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, बोलना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, अपवर्तनांक बदलेगा, ये सब वो सब, बोलता है डूब जाएगा। एक्सटर्नल हमको डुबा दिया था। चलिए आइए, वैसे ही पानी में एल्कोहल को मिलाएंगे या एल्कोहल को पानी में मिलाएंगे मजा आ जाएगा। अरे मतलब भाई मजा, ठीक है। हाँ जी, कहाँ था मैं, एल्कोहल में था। चलो ठीक है, यहां पर अच्छा एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, चलो ध्यान समझना। मैं आप लोग को सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछना चाहता हूं। ये वाटर है मेरा, ये मेरा एल्कोहल है, और ये मेरा ईथर है। भाई रात को 3 बजे कौन याद कर रहा है, ठीक है। वाटर है, एल्कोहल है और ईथर है। आपसे पूछा जा रहा है जल में विलयता का क्रम बताइए, जल में विलयता का क्रम बताइए। ओके, ये आपसे पूछा जा रहा है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। तो ध्यान से समझेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ दंदना के वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, पर जब मैं एल्कोहल की बात करूंगा ना, तो एल्कोहल में यह है कार्बन। कार्बन क्या करता है, एक पहाड़ की तरह ना रास्ता ब्लॉक कर देता है, रास्ता ब्लॉक कर देता है। मतलब अब इस एल्कोहल के ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनना था, उससे चारों जगह से वाटर के हाइड्रोजन अटैक नहीं कर सकते हैं। इधर वाला क्या है, ब्लॉक है, 3 जगह से अटैक करेंगे। ईथर के केस में क्या है, 2 रास्ते बंद है। इस ऑक्सीजन पे अगर वाटर का हाइड्रोजन लाके जोड़ना है तो खाली 2 ही रास्ते हैं। मतलब आप समझ पा रहे हो, इसके लिए 4 रास्ते ओपन है, इसके लिए 3 ओपन है, इसके लिए 2 ओपन है। हाइड्रोजन बंद किस में ज्यादा बनने की कैपेसिटी है, सर वाटर में, इसलिए सॉल्युबिलिटी भी किसकी आती है। अगर वाटर में सॉल्युबिलिटी लेना है तो जल के अणु में सटाक से घुल जाएंगे, फिर अल्कोहल जल्दी घुलेगा, ईथर थोड़ा सा धीमे घुलेगा, ठीक है। तो ये बात, ये सीक्वेंस भी याद रहेगा। ये सीक्वेंस भी आप लोग का पूछ चुका है अलग अलग एग्जामों में, कंपेयर करने पे पूछा जाए सवाल तो भी बन जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसके ऊपर कई बार अच्छे अच्छे सवाल बने हैं कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन वाटर। पूरा एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। कहता है कि जो बर्फ है उसका घनत्व जल से कम होता है। हालांकि आपको पता है आइस क्या है, सॉलिड है, और जो वाटर है वो क्या है, लिक्विड है। जनरली सॉलिड का जो डेंसिटी होता है वो लिक्विड से ज्यादा आता है, ये सबको पता है। भैया सॉलिड के घनत्व मतलब अणु कितने पास पास हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स कितने क्लोजेस्ट हैं। तो सॉलिड की हमेशा डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है और लिक्विड की गैस से ज्यादा होती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? गुड गुड। बट एक्सेप्शन है कि जो हमारा आइस है, आइस क्या है, सॉलिड है, उसकी डेंसिटी वाटर मतलब लिक्विड से कम होती है। कम होती है तभी तो तैरता है ना बर्फ पानी के ऊपर। अरे ऊपर बनता है बर्फ का लेयर और नीचे तो पानी अभी भी रहता है, नहीं तो समुद्री जीव जंतु कैसे जिएंगे। अगर पूरा पानी बर्फ जम जाएगा, वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो जी पाएंगे क्या? नहीं। पूरा का पूरा एक्वेटिक जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो एक बार में खत्म हो जाएगा। अगर पूरा नीचे तक बर्फ जमा तो नीचे पानी ही रहता है, बर्फ पानी के ऊपर तैरता है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। कारण क्या है? तो भैया अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, दोस्तों ध्यान से समझेंगे, आप सबने देखा था कि एक वाटर मॉलिक्यूल, 1 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड सस्टेन करता है, वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ओके, पर अब मैं बात करूंगा आइस की, बर्फ की। तो ध्यान से देखेंगे सब लोग, ये है मेरा बर्फ के लिए वाटर में ले रहा हूं, ओके, लाइक दिस। ये H2O हो गया। सिमिलरली अपन यहां पर और ले रहे हैं, ये भी H2O हो गया, ओके, अच्छी बात है। यहां पर एक वाटर और ले रहे हैं, ये भी अपना H2O हो गया। ये यहां पर एक और वाटर ले रहे हैं। होता क्या है यहां पर, ध्यान से समझना कि सॉलिड होने के बावजूद, ठोस होने के बावजूद जो हमारा बर्फ है उसका घनत्व जल से कम क्यों होता है? क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है ना भैया, वो इस वाले वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली यहां वाला इसके साथ बना लेगा, यहां वाला इसके साथ बना लेगा, और यहां वाला
इसके साथ बना लेगा। अब क्या होगा कि यहाँ के दोनों हाइड्रोजन आगे वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ऐसे आके कोई ना कोई तो जुड़ेगा ना इसके, जैसे ये वाले ऑक्सीजन के लिए भी, अरे हर ऑक्सीजन के लिए दो लोग आके जुड़ते हैं। तो ये पूरा क्या बन रहा है दोस्तों, ये पूरा हमारा ना ओपन केज स्ट्रक्चर बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों, ओपन केज स्ट्रक्चर। ये केज बना ना बर्फी टाइप का दिख रहा है, केज मतलब समझ लो ना जहां पे WWE रेसलर लोग लड़ रहे हैं, तो ये बनाता है एक ओपन केज स्ट्रक्चर। ओपन केज स्ट्रक्चर कहां बनता है याद रखेंगे, ये बनता है आप लोग का आइस में। कहां बनता है, इन आइस। आइस मतलब बर्फ में ओपन केज स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और इसी कारण ये ओपन केज स्ट्रक्चर के कारण क्या क्या चीजें हुई पता है, इसका वॉल्यूम बढ़ गया ना। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, घेरा गया जगह। तो भैया ये जो अंदर का पूरा जगह है ये खाली है, खोखला है, तो घेरा गया जगह बढ़ गया। तो ओपन केज स्ट्रक्चर के कारण उसका क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम बोले तो आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन बढ़ जाता है। और आप सबको पता है कि जो वॉल्यूम होता है एक्चुअल में जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है सर, मास पर यूनिट वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो डेंसिटी घटेगा ना भाई, वॉल्यूम बढ़ा है इसलिए डेंसिटी जो है, घनत्व जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो याद रखना आइस के केस में, बर्फ के केस में ओपन केज स्ट्रक्चर बनता है जिसके कारण क्या होता है, हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है, करके डेंसिटी घट जाती है। दैट्स वाई डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन वाटर। जबकि आइस सॉलिड है फिर भी उसका घनत्व जल से कम होता है ओपन केज स्ट्रक्चर के कारण। ठीक है, किस स्ट्रक्चर के कारण, ओपन केज स्ट्रक्चर। अच्छा एक और चीज आपसे ये सवाल पूछा जाता है, नोट करके मैं यहां पर एक पॉइंट और लिखवा दे रहा हूं दोस्तों। अगर बात होगी आइस में, एक आइस के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं एक आइस के मॉलिक्यूल में, तो भैया ध्यान से समझोगे, ये वाला एक पकड़ लो मॉलिक्यूल, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, ये किसी से बना रहा है, ये किसी से बना रहा है, इसके पास दो आ रहे हैं, तो एक आइस के मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड आप लोग को बनता हुआ दिखेगा। किसी भी मॉलिक्यूल को पकड़ लो या इसी को पकड़ो, 4 मिलके एक केज बना रहे हैं ना। तो याद रखना वाटर के केस में सवाल बन चुका है ये आप लोग का, जेईई मेंस या ट्रिपल जैसे एग्जाम में भी आ चुका है कि वाटर के केस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, कितने, 2। पर जब आइस का केस होता है तब वहां एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बंधों से जुड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, 16, 17, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जो हमारा हेलोजन फैमिली है उसका जो क्वथनांक है, हिंदी में लिख लेना, क्वथनांक किस पर आधारित होता है, तो वो बेस्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट पे। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान समझेंगे, ये मैंने एक ही फैमिली के मेंबर ले लिए हैं, बिल्कुल ले लिए हैं। आपसे पूछा जा रहा है चलो बॉइलिंग ऑर्डर क्या, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्वथनांक का क्रम क्या आएगा। बॉइलिंग पॉइंट समझ रहे हो ना, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगे। तो ये पूछा है आप लोगों से भैया सबसे ज्यादा किसका आएगा, सबसे ज्यादा ऑब्वियस सी बात है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जल्दी टूटेगा नहीं, तो टेम्परेचर और सप्लाई करना पड़ेगा। और टेम्परेचर जब बढ़ाए जा रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। तो भैया सबसे ज्यादा इस पूरे फैमिली में आपका बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा सर, नाइट्रोजन का आएगा। और इन लोगों से तो बहुत ज्यादा आएगा, सिमिलरली इधर देखोगे तो वाटर का सबसे ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि यही ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यहां पर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा आएगा क्योंकि इन तीनों के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। अब उसके बाद आओ, ऑब्वियस सी बात है, सीक्वेंस समझ में आ गया कि अब इसके बाद कहानी में क्या होगा, कौन किसका ज्यादा आएगा, PH3 का कि ASH3 का कि एंटीमनी हाइड्राइड का कि बिस्मथ हाइड्राइड का। तो याद रखना NH3 का सबसे ज्यादा हुआ, दैट मीन्स कि अब इधर सबसे ज्यादा सीक्वेंस कैसा चलेगा, ये ऐसा आ रहा है तो सीक्वेंस ऐसा आएगा। अब बोलोगे हे दाई हे दादा क्या कर रहे हो सर, ये कैसे कर रहे हो, सीक्वेंस कैसे आप पलट दिए। तो भैया समझिए बिस्मथ जो है ना बड़ा सा है, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, ऑब्वियस सी बात है उसका स्पेस एरिया ज्यादा है, वो वाटर में जैसे ही जाएगा तो उसके लिए ज्यादा स्पेस रिक्वायर है। दैट मीन्स कि वो
मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकेगा। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जब ज्यादा बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अदर क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो याद रखना पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे उतरने पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का या बॉइलिंग पॉइंट का जो क्रम है वो बढ़ता है। ठीक है, चलो ध्यान समझना। या ऐसा सोचो, ध्यान, किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आया होगा, अरे सर क्या बकवास कर रहे हो, BiH3 में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं। बिल्कुल नहीं बनेगा। चलो ठीक है, मैं मान लिया नहीं बनेगा। उसके लिए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। उस समय क्या सोचना कि देखो जब कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तब आप उसका आराम से बॉइलिंग पॉइंट ले लेते हो। चलो मैं यहां पर 2 नोट पहले लिखवा देता हूं। नोट पे ध्यान समझना कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3, H2O, HF आर हाईएस्ट होता है इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। ठीक है, मतलब कि हिंदी वाले लिख लेंगे कि भैया अमोनिया, वाटर और HF का जो क्वथनांक है उनके समूह में क्या होता है, सबसे ज्यादा उच्च होता है। क्यों उच्च होता है? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ड्यू टू मतलब अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध की अधिकता या उपलब्धता के कारण। दूसरा पॉइंट, ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड ना बने, जैसे इधर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, सब लोगों के दिमाग में तो यही आया होगा ना, तो सर आप कैसे ये सीक्वेंस को ऐसा कर दिए? तो चलो मैं रियल रीजन बता रहा हूं कि भैया जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड ना रहे वहां बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड किया जाता है वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, इन दोस कंपाउंड ठीक है, इन दोस कंपाउंड वेयर हाइड्रोजन बॉन्ड डू नॉट फॉर्म, their boiling point is decided by, किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? तो याद रखेंगे डिसाइडेड बाई वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किससे द्वारा डिसाइड किया जाता है? वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जितना ज्यादा वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा ना दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा आता है। और याद रखेंगे हमेशा जो मेल्टिंग पॉइंट आता है वो लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, अगर हमारे यौगिक में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा। अच्छा, ये वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे बढ़ता है? तो याद रखना विच इंक्रीजेज विथ, कैसे पता चला कि इसका सबसे ज्यादा लिया मैं? तो याद रखना विच इंक्रीजेज विथ एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास, विच इंक्रीजेज विथ मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। चलो ध्यान समझना, हिंदी में इसको मैं बोल दे रहा हूं कि वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं है उनके क्वथनांक का निर्धारण वॉन डर वाल आकर्षण बल के आधार पर किया जाता है, जो अणु भार या परमाणु भार बढ़ने से बढ़ता है। तो भैया आप देखो PH3 फास्फोरस का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन तो तीनों में कॉमन होगा तो उनको हटा दो, ये 31 ग्राम का होगा, ये उससे ज्यादा मास रखेगा, ये उससे ज्यादा वेट रखेगा, और ये सबसे ज्यादा वेट रखेगा। जिसका वेट ज्यादा है उसका वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और जिसका वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा आएगा। इसलिए सीक्वेंस ऐसा हुआ, और यहां पर सीक्वेंस ऐसा टर्न इसलिए कर दिया था क्योंकि वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रही थी। बात जब वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की होगी और हाइड्रोजन बॉन्ड की होगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा डोमिनेट करता है। दैट्स वाई सीक्वेंस पहले वाला ऐसा और दूसरे वाले ऐसे हो गए। होप सो यहां तक की पूरी बातें सारे प्यारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा पूरा का पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने उसके सारे फीचर्स को समझा, उसके टाइप्स को समझा, उससे रिलेटेड डिफरेंट एप्लीकेशंस को डील किया, अनुप्रयोगों को जाना। तो यहाँ तक की सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से रिवीजन करके रखिएगा। हमेशा याद रखना जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो लैटिस एनर्जी से निकाला जाता है, जालक ऊर्जा से, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। ठीक है, इफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज एब्सेंट। ओके, और वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सीधे मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। ब्रांचेस की केस अलग हो जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां पर आएगा
तो वहां पर मैं अलग से आप लोगों को चीजें बताऊंगा कि ब्रांच जब बनते हैं तब बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफर हो जाता है। मिलते हैं, तब तक के लिए ये पूरा अच्छे से रेडी करके रखो भाई। ओके।